हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम कवर करेंगे आज वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा कि जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस तरीके से नष्ट हो गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त हुई थी तो उसके बाद जिस संस्कृति का हमें प्रभाव देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है वैदिक कालीन की सभ्यता स्टार्ट होती है जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली रहेगी। लेकिन वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो दो भागों में बांटी जाएगी। लेकिन नंबर एक ऋग्वैदिक काल जिसमें जिसमें आर्यों का आगमन होगा, और फिर इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का जीवन वगैरह होगा वो कृषि का और पशुपालन के हिसाब से किया जाएगा। और जो उत्तर वैदिक काल आएगा उसमें लोहे की शुरुआत भी हो जाएगी। तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। वैदिक काल हो तो वैदिक काल का बेसिकली टाइम पीरियड जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल जो है भारतीय प्राचीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिसके दौरान वेदों की रचना हुई। इसी के दौरान किसकी रचना हुई? वेदों की। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, इस तरीके के वेदों की इसमें रचना हुई। टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन रात यानी कि हड़प्पा संस्कृति के समाप्त हो जाने के बाद भारत में जिस नई संस्कृति का आविर्भाव यानी कि उदय हुआ उसकी जानकारी का स्रोत मुख्यतः वेद है। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो गई तो इसके बाद जो भी नई सभ्यता आई उसकी हम जानकारी जो है इन वेदों के माध्यम से हम जान सकते हैं। जो आपके ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उसका मुख्य स्रोत जानकारी का वो क्या है? वेद है। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता की संज्ञा प्रदान की गई है। वेदों के रचना काल के आधार पर इस कालखंड की सभ्यता को दो कालखंडों में बांटा गया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल। ठीक, कौन सा? ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहेगा। और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। तो वैदिक काल के बारे में हम जितनी भी जानकारी इकट्ठा करेंगे वो वेदों के माध्यम से की जाएगी। अब इसमें हम पढ़ते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। जो आर्य लोग आए थे, इससे पहले की वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इन आर्यों ने कहा था कि ये हड़प्पा सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया। विभिन्न विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत था। तो अब इसमें क्या है, जो आर्य जो आए थे वो कहाँ के थे? इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। काफ़ी सारे विद्वान आए हैं, भारत के विद्वान भी हैं और बाहर के विद्वान में भी हैं। इन्होंने क्या कहा कि आर्य कहाँ के थे? अगर हम बात करें आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इस संदर्भ में विद्वानों ने मतभेद हैं। कुछ विद्वान आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र को मानते हैं। आर्कटिक क्षेत्र मर गए, जैसे आपका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, तो आपका जो इस ध्रुव पे ये मानते हैं कि ये लोग यहाँ से आए थे, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास से। तो कतिपय विद्वान भारत, मध्य एशिया व अन्य स्थानों को बताते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भारत से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। लेकिन यह संक्षिप्त में हम परीक्षा की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों का मत प्रस्तुत किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से उन विद्वानों को हम पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक, उसी को हम चर्चा करेंगे। तो आर्यों का जो निवास स्थान है वो आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव प्रदेश को माना गया है। आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव प्रदेश को माना गया है। उत्तरी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री। ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक क्रम दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और उनकी पुस्तक का नाम भी है द आर्कटिक होम ऑफ द आयंस। इन्होंने कहा कि आर्य का जो निवास स्थान था वो आर्कटिक क्षेत्र था यानी कि उत्तरी ध्रुव था। और क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपीसीएस 1996 में। उनके अनुसार आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्तसेंधर प्रदेश में किया था। तो आर्यों ने किसकी? ऋग्वेद की रचना की सप्तसेंधर प्रदेश में, जहाँ पर सिंधु नदी बहती है उसके आसपास। ठीक है, पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया सन 2003 में। ऋग्वेद के एक सूक्त में दीर्घकालीन ऊषा का वर्णन है। यहाँ दीर्घकालीन ऊषा उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है। ठीक। पुनश्च उन्होंने महाभारत में वर्णित सुमेरु पर्वत का साक्ष्य प्रस्तुत किया जहाँ 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात होती है। कौन सा? सुमेरु पर्वत में। इस आधार पर तिलक ने आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया।
किंतु मात्र साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ही तिलक के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्यों ने स्वयं ही सप्तसेंधर प्रदेश को देवीकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। तो आर्य जो थे, आर्यों ने क्या कहा कि देवताओं द्वारा निर्मित अपने आप को बताया गया है, जिनको हमने बोला देवकृत योनि। तो इस सिर्फ साहित्यिक आधार पर हम नहीं मान सकते कि आर्य जो हैं आर्यटिक उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो आर्यों का जो निवास स्थान है, कुछ अलग अलग विद्वानों ने भी अलग अलग मत दिए, इसको हम देख लेते हैं। आर्यों का जो निवास स्थान है भारत में क्या रहा है, भारत के लोगों ने क्या कहा इसके बारे में। डी.एस. त्रिवेदी, डी.एस. त्रिवेदी, पंडित गंगानाथ झा एवं एल.डी. कल आदि विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में स्थित विभिन्न क्षेत्रों को बताया है। तो यानी कि ये जो लोग व्यक्ति थे भारत के, डी.एस. त्रिवेदी, पंडित गंगानाथ और एवं एल.डी. कल, इन्होंने भारत में अलग अलग क्षेत्रों को इन्होंने निवास स्थान बताया। उस निवास स्थान के बारे में हम देख लेते हैं कि इन लोगों ने किस किस को अलग अलग निवास क्षेत्र बताया। जैसे अगर बात करें डी.एस. त्रिवेदी, इन्होंने कहा कि मुल्तान स्थित वेदिका इसका निवास स्थान था, ये लोग यहाँ से आए थे। लेकिन पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने कहा ब्रह्मर्षि देश से ये लोग आए थे। एल.डी. कल ने कहा कि ये कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से ये लोग आए थे, ये लोग वहाँ के थे। अविनाश चंद्र ने कहा कि सप्त सेंधव प्रदेश, यहाँ पर सिंधु घाटी बहती है, यानी कि 7 मतलब 5 नदियों का संगम, ठीक, वहाँ से ये लोग आए थे। लेकिन उपर्युक्त विद्वानों का मत मान्य नहीं है। इन विद्वानों का मत बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि इसका मान्य क्यों नहीं है? अगर ये लोग अगर आते, ये आर्य लोग आते, तो पूरे भारत में अगर आते तो पूरे भारत में आर्यों की संस्कृति हमें देखने को मिलती। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। क्यों कि नहीं है? क्योंकि यदि आर्य यहाँ के मूल निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने ही देश का आर्यकरण करते, जबकि समस्त दक्षिणी भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से अछूत रहा है। यानी कि दक्षिणी भारत में आर्यों की संस्कृति हमें देखने को नहीं मिलती। अगर आर्य यहाँ के होते तो पूरे भारत में आर्यों का प्रभाव हमें देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आर्यों के भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है। यानी उत्तरी भारत में मिला, लेकिन दक्षिण भारत में हमें आर्यों की संस्कृति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इसके बारे में इसका कोई कथन मान्य नहीं है। अब कुछ बाहर के व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या कहा कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो क्या था, यूरोप था। यूरोप, यूरोप बहुत बड़ा देश है, जिसमें आप सभी चीज़ देख सकते हैं। जैसे जर्मनी हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, बुल्गारिया हो गया, सोफिया हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? यूरोप में पढ़ते हैं। तो इसमें है व्यक्ति गार्डन चाइल्ड, पी गाइल्ड एवं पेनकावाहर्ट जैसे विद्वानों का मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? यूरोप के महाद्वीप के विभिन्न स्थलों में था। कहाँ से था? यूरोप के महाद्वीप विभिन्न स्थलों में था। तो यूरोप बहुत बड़ी कंट्री होगी। इसमें हम देख लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने ये बताया कि आर्य कहाँ से आए थे। तो जैसे हम इसमें देखें, पेनकावाहर्ट पहले व्यक्ति हैं यूरोप के, पेनकावाहर्ट, इन्होंने कहा ये जर्मनी से आए थे, ठीक। इसके बाद है गार्डन चाइल्ड, पीक एवं नेहरिंग, इन्होंने कहा दक्षिणी रूस से आए थे। पी गाइड, इन्होंने कहा हंगरी एवं डेन्यूब घाटी से ये लोग आए थे। फिर अगला है डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने कहा आल्पस पर्वत के निकट यूरेशिया क्षेत्र से ये लोग आए थे, इन्होंने ये कहा। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत इसमें रहा है। तो यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान निर्धारित करने के लिए संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने कतिपय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जैसे पेनका एवं हर्ट जैसे विद्वानों का मत है कि आर्य एवं जर्मनी के लोगों में शारीरिक बनावट एवं भाषा का समानता है। यानी कि जो आर्य के जो लोग हैं और जो जर्मनी के जो लोग हैं, इनकी शरीर की बनावट और जो भाषा वो बिल्कुल समान है। इसीलिए हम पहचान सकते हैं कि ये लोग जर्मनी से आए थे। यानी कि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, उनका कल्चर जो है, उनकी भाषा तो बिल्कुल क्या सेम है। अतः आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी प्रदेश था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। अब एक अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है पी गाइल्ड महोदय। ये भी कहाँ के? यूरोप के। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि विभिन्न भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ये मत प्रस्तुत किया जा गया है कि आर्यों का ऐसे प्रदेश से संबंध था जहाँ नदियाँ, पर्वत एवं झील आदि थे। तो जहाँ नदियाँ थी, पर्वत थी, झील थे, वहाँ से ये लोग आर्य आए थे। और वे जो हैं गेहूँ और जौ की खेती करते थे। कौन? आर्य लोग। आर्य लोग काय की खेती करते थे? जौ और गेहूँ की खेती करते थे। ये किसने कहा? पी गाइड महोदय ने कहा। गाय, बैल, घोड़ा एवं कुत्ता आदि को पालते थे ये आर्य लोग। ऐसे सभी विशेषताएं हंगरी एवं डेन्यूब घाटी में पाई जाती हैं। अतः आर्य हंगरी या डेन्यूब घाटी के मूल निवासी थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि
कि आपके जो हंगरी रहा आपका जर्मनी में, हंगरी और डेन्यूब घाटी, वहाँ पर ऐसी विशेषताएँ देखने को हमें मिली हैं कि वहाँ पर ये गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि जंतु की विशेषता पाई जाती है। तो इससे पता चलता है कि आर्य लोग ये चीज़ पशु पाला करते थे और इन्हीं नदी, पर्वत और झील के आस-पास रहा करते थे। ये पी गाइड महोदय ने कहा है। अगले एक व्यक्ति हैं गार्डन चाइल्ड, पीक एवं नेहरिंग। इनके अनुसार गार्डन चाइल्ड एवं पीक नेहरिंग के अनुसार इन्होंने कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, वो क्या था? दक्षिणी रूस था। और दक्षिणी रूस में देख लेते हैं क्योंकि दक्षिणी रूस में जो उत्खनन के फलस्वरूप अश्व के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य? अश्व मतलब घोड़े के साक्ष्य हमें मिले हैं, जो आर्यों का प्रिय पशु होता था, घोड़ा। अगला है त्रिपोलिये से 30,000 ईसा पूर्व के मृत भांडों एवं ताम्र पत्थरों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त आर्यों को रूसी मूल का प्रमाणित करते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो दक्षिण था क्योंकि ये लोग क्या है, घोड़ा इनका प्रिय पशु था, तो वहाँ पर घोड़े के साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो इसमें अलग-अलग विद्वानों ने अपने अलग-अलग मत दिए हैं। उपर्युक्त विद्वानों के मतों का खंडन करते हुए इस आधार पर किया जा सकता है कि शारीरिक बनावट एवं भाषा का समानता के आधार पर ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ये लोग आर्य जर्मनी यूरोप के मूल निवासी थे। ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। ऐसी समानता न केवल भारतीय एवं जर्मनी आर्यों में बल्कि दक्षिणी रूस हो, पोलैंड हो, अन्य स्थानों से भी प्राप्त होती हैं। यानी कि जर्मनी से भी नहीं, ये नहीं बताया जा सकता कि जर्मनी के लोग और आर्य लोग भाषा में समानता थे, क्योंकि ऐसी समानताएँ हमें कहाँ पर दक्षिणी रूस और पोलैंड में भी हमें मिलती हैं, तो ये मानने बिल्कुल नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ भी भाषा सेम थी, तब भी तो हम ये कह सकते थे ये लोग रूस के थे। पोलैंड में भी सेम भाषा थी, आर्यों की भाषा और पोलैंड की भाषा सेम थी, तब भी हम कह सकते हैं ये लोग यहाँ के थे, लेकिन जर्मनी के थे। लेकिन ऐसा हम नहीं मान सकते कि ये लोग जर्मनी या अन्य स्थानों से ये आए थे। इसके अलावा जो है दीर्घ समय तक एक साथ रहने से भाषा संबंधी समानताएँ विभिन्न जातियों में हो सकती हैं। यदि आप किसी के साथ रहोगे लंबे टाइम तक तो आप उसकी भाषा को जान सकते हैं, किंतु यूरोपीय भाषा में कोई ग्रंथ नहीं प्राप्त होता जो वेदों के समकालीन हो। इस परिप्रेक्ष्य में गार्डन चाइल्ड का मत है कि जो मृदभांड आदि के साक्ष्य पर आधारित है, बिल्कुल निराधार है क्योंकि ऐसी विशेषताएँ अन्य स्थानों में भी पाई गई हैं। अतः पश्चिमी बाल्टिक समुद्री तट तथा मध्य एशिया, न्यूजीलैंड इत्यादि अतः यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये कथन मान्य हो गया कि आर्य जो हैं बेसिकली यूरोप के नहीं हो सकते। इस कथन को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों कि कर दिया गया? क्योंकि कुछ लोग इस हिसाब से कहते थे कि भाषा समानता है, तो भाषा तो ऐसे भी हो सकती है कि आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, तो आप उसकी भाषा को सीख सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी होगा कि उसका निवास स्थान वही होगा। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया का हूँ, ठीक? अगर मैं जाके अमेरिका रहने लगूँ, तो मैं अमेरिका का कल्चर, भाषा सीख जाऊँ, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मेरा निवास स्थान वही होगा। ये भी एक बात है। ठीक है? तो इसके अस्वीकार कर दिया कि ऐसा कथन नहीं माना जा सकता। अब आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताएगा? एशिया को बताएगा। अब एशिया में कुछ व्यक्ति आएँगे जिन्होंने अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग अपने मत दिए हैं और यही प्रमाण इनका सबसे प्रमुख माना जाएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया हुआ करता था। अब इसमें जो है आपके मैक्स मूलर जो एशिया के निवासी हैं, जे.जी. रोड्स, एडवर्ड मेयर एवं ब्रेंडेस्टीन आदि विद्वानों का मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में था। इसी क्षेत्र से आर्य चलकर भारत आए थे। जैसे इसमें कहा एडवर्ड मेयर ने कहा ये पामीर के पठार से आए थे आर्य। जे.जी. रोड्स ने कहा ये बैक्टीरिया के क्षेत्र से आए थे। मैक्स मुलर ने कहा ये मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में। ब्रेंडेस्टीन ने कहा ये यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित घास के मैदान से ये लोग आए थे। अब यही इनका प्रमाण सबसे प्रमुख मान लिया जाएगा आर्यों का। अब हम इसमें डिस्कशन कर लेते हैं एशिया के बारे में। क्या इसका प्रमाण प्रमुख रहा है? आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में वर्णित उपर्युक्त सभी मतों से मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। और एक क्वेश्चन पूछा गया आईएएस, यूपी, पीसीएस 2 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया और यही इनका प्रमाण सबसे प्रमुख माना जाएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया माना जाएगा। और ये किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा। इनका यही प्रमाण सबसे प्रमुख माना जाएगा।
तो ऋग्वेद मैक्स मुलर ने क्या कहा कि जो ऋग्वेद है आपका और जो ईरानी ग्रंथ है जैन अवस्था में समानता के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि प्रारंभ में भारतीय और ईरानी आर्य भारत एवं ईरान के मध्य किसी स्थान पर एक साथ रहते थे। यानी कि जो अपना ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद माना जाता है ऋग्वेद और जो ईरानी का जो ग्रंथ है जैन अवस्था इन दोनों में समानता दिखाई पड़ती है। इसके आधार पर ये माना जाता है कि जो आर्य जो आए थे वो ईरान से आए थे यानी कि मध्य एशिया से आए थे। किंतु बाद में किंतु बाद में विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थिति आर्य यहाँ से यूरोप एवं एशिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए। तो फिर एशिया से लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए और फिर मध्य एशिया में कृषि कार्य एवं पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो आर्य बेसिकली ईरान के रास्ते से होते हुए अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए और इन्होंने क्या करा कृषि का कार्य किया और पशुपालन पशुओं को इन्होंने पाला ये इनका मुख्य व्यवसाय बन गया। तो इससे भी प्रमाणित हो गया कि जो आर्य थे तो ये भारत और ईरान के मध्य ये लोग एक साथ रहते थे भारत और ईरान के मध्य एक साथ रहते थे। यहीं से जैसे जलवायु परिवर्तन हो सकती है या कोई भौगोलिक परिवर्तन हो सकती है या कोई राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है इसी के कारण फिर ये अलग अलग स्थानों पर ये चले गए और ये जहाँ पर ये गए फिर इन्होंने कृषि पाला और पशुपालन की शुरुआत इन्होंने कर दी आर्यों ने। जिसके अनुकूल वहाँ का वातावरण था इन विद्वानों के अनुसार आर्य प्रारंभ में गणना के लिए हिमवृक्ष का प्रयोग करते थे किंतु बाद में गणना किंतु बाद में वर्ष की गणना शरद ऋतु के आधार पर करने लगे। इससे ये सिद्ध होता है कि आर्य दक्षिणी क्षेत्र की ओर चले गए जहाँ पर ठंड कम थी। तो आर्य लोग कहाँ पर चले गए शरद ऋतु के आधार पर बसने लगे कि जहाँ पर क्या है ठंड कम थी वहाँ पर ये लोग चले गए। और आर्य जो हैं ये लोग घोड़े नाव एवं पीपल के वृक्ष का इनको ज्ञान था। किसका ज्ञान था घोड़े का और नाव का और पीपल के वृक्ष का ज्ञान था। किंतु वे जो थे बरगद का पेड़ और आम के पेड़ से अपरिचित थे यानी इस पेड़ को नहीं जानते थे ये लोग आर्य लोग। किसका बरगद का पेड़ आम का पेड़ इस पेड़ को नहीं जानते थे और किससे घोड़े और नाव और पीपल के वृक्ष से ये परिचित थे। इससे यही प्रकट होता है कि आर्य मध्य एशिया के ही मूल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे मध्य एशिया के मूल निवासी थे। इसके अलावा जो कतिपय पुरातात्विक साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि आर्यों के प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया से ही प्राप्त होते हैं। मध्य एशिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ इस अभिलेख से हम बता सकते हैं कि आर्य जो है कहाँ के मध्य एशिया के निवासी थे। उस अभिलेख का नाम है बोगोज अभिलेख। कौन सा अभिलेख है बोगोज अभिलेख जो 1400 साल ईसा पूर्व में लिखा गया था और इतना पुराना इसमें जो है अनेक देवी देवताओं जैसे इंद्र हो गया मित्र हो गया वरुण हो गया नासत्य हो गया इनका उल्लेख में मिलता है भोगोज अभिलेख से। इन्हीं देवताओं का वर्णन जो है ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। जो देवता इसमें प्राप्त होते हैं वही देवता हमें ऋग्वेद में हमें प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं आधार पर प्रमाणित होता है कि भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था मध्य एशिया हुआ करता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि हमने देखा कि जो आर्य जो लोग थे वो कहाँ से आए थे इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं ये मध्य एशिया से आए थे कुछ कह रहे थे यूरोप से आए थे कुछ कह रहे थे ये जो आपके उत्तरी ध्रुव से आए थे। आपने अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कथन देख लिए लेकिन सबसे प्रमुख जो सिद्धांत माना जाएगा वो किसका मैक्स मुलर का आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाएगा जो मध्य एशिया से आए थे। तो ये आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में चर्चा थी कहाँ से आए थे और वैदिक साहित्य हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद वैदिक साहित्य की जानकारी जो हमें किससे वेदों से ही प्राप्त होगी। तो इसके बाद में जो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम वैदिक साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में आपके वेद पढ़ेंगे जितने वेद हैं आपके ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ठीक और उनके जो ग्रंथ हैं यानी कि वेदों को समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे शतपथ ब्राह्मण तैतरीय ब्राह्मण इस तरह के ब्राह्मण लिखे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए थैंक्स।